बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इमरजेंसी है। क्या तरक्की याफ्ता, क्या तरक्की पजीर, क्या मॉडर्न कंट्रीज़ और क्या पसमानदा, तमाम के तमाम जो हैं वो एक ही जंग लड़ रहे हैं और वो है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग। और इस वक्त इमरजेंसी पूरी दुनिया के अंदर है। अमेरिका के अंदर जो हाल ही में सूरत हाल सामने आई है और अब भी आ रही है, वो काफ़ी चौंका देने वाली भी है। और आपको याद होगा कि जब चीन से ये वायरस शुरू हुआ, इसको चीनी वायरस का नाम दिया गया था। लेकिन इस वक्त कल मैं सुन रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि किसी के खिलाफ कोई नहीं, ये एक आलमगीर पैमाने के ऊपर फैली हुई वबा है जिसका कि कोई जगह या इलाका नहीं है। सो बहुत अच्छी बात है, बहुत देर से समझ में आया। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, पहले आपको उस पर हम आगाह कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो 2112 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। इसमें से जो रिकवर हुए हैं वो 94 हैं, डेथ्स इसमें 26 हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज ज़रूर ये कहा है कि ये चीज़ें ये बहुत आहिस्ता है और अल्लाह का हम पे शुक्र है। मैं वो आपको सुनवाना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, लेकिन हमें क्या करना है उसके ऊपर हम जाएंगे। पहले ज़रा सुनिएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने आज खिताब किया है और क्या फरमाया है कि हमें क्या करना चाहिए और ये कितना इंपॉर्टेंट है इससे निमटना। ज़रा सुनिएगा। 15 जनवरी से जब हमें अंदाज़ा हुआ कि चाइना में फैल रही है कोरोना वायरस, तो ये पाकिस्तान भी आएगी, तो तब से हम तैयारी कर रहे थे इसकी। बदकिस्मती से 70 साल से हेल्थ सेक्टर की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। बदकिस्मती ये थी कि सारी दुनिया के अंदर ही एकदम डिमांड हो गई इक्विपमेंट की, ख़ास तौर पर वेंटिलेटर्स के ऊपर। चाइना ने हमें पूरा प्रेफरेंस दी इस चीज़ में। इसने बढ़ना है, किस रेट पे बढ़ना है अभी हमें नहीं पता। इंशाल्लाह एक हफ्ते तक हमें वो भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेटा आ रहा है सारी जगह से, उसको प्रोसेस कर रहे हैं। खास कोई करम है हमारे मुल्क के ऊपर कि जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये एस्केलेट किया, उस तरह पाकिस्तान में नहीं कर रहा। अल्लाह करे कि ये सब कुछ ऐसा ही हो जैसे प्राइम मिनिस्टर दुआ कर रहे हैं। और हम सबकी दुआ है कि पाकिस्तान को इस वबा से निजात मिले और बाकी पूरी इंसानियत के लिए भी। लेकिन अगर हम आपके साथ पैटर्न शेयर करें, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा कि अगले एक हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा, मेरा ख्याल है अगले एक महीने के अंदर सिचुएशन जो है उसका पता चलेगा। इस वक्त अमरीका के अंदर जो तादाद है वो पहुंच गई है बुध के अवाइल में तकरीबन 1,89,510 वहाँ पे मुतासरीन हो चुके हैं, जिसमें से कि 4,099 अमवात अब तक की इस वक्त तक की डेट की हो चुके हैं। अब जरा थोड़ा सा आपको जल्दी से अमेरिका की हिस्ट्री बता दें कि अमेरिका में क्या हुआ था। और चीन में भी एग्जैक्टली यही हुआ था, इटली में भी एग्जैक्टली यही हुआ, बर्तानिया में भी यही हुआ था। अमेरिका में ये सूरत हाल है इस वक्त कहा जा रहा है कि 2 लाख से जायद अमवात का खतरा है। 21 जनवरी 2020 को पहला केस अमेरिका के अंदर कोरोना का सामने आया था। और जो सरकारी अदादो शुमार है उसके मुताबिक 24 फरवरी तक अमेरिका में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 35 थी, सिर्फ 35 थी। यानी 21 जनवरी से 24 फरवरी तक सिर्फ 35 मरीज थे जो कि सामने आए। 28 फरवरी, एक महीने के अंदर 28 फरवरी को अमेरिका में पहली मौत वाक़ई होती है कोरोना वायरस की। और 1 मार्च को अमेरिका में कोरोना वायरस की तस्दीक शुदा जो मरीज हैं उनकी तादाद 100 तक पहुंचती है। सो 21 जनवरी से 28 फरवरी तक तकरीबन 100 तक तादाद होती है, जो कि बहुत ही स्लो, बहुत ही कम थी। सिर्फ 10 दिनों के अंदर यह तादाद 1000 तक पहुंचती है। 11 मार्च को अमेरिका में कोरोना के जो तस्दीक शुदा मरीज थे उनकी तादाद 1000 का हिस्सा उबूर करती है। और इस वक्त हलाकतों की तादाद जो है यानी 11 मार्च तक वो तकरीब सिर्फ 36 थी। 13 मार्च को, और इस दौरान में आपको यह याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के स्टेटमेंट्स आते रहे जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा हर चीज के ऊपर कंट्रोल है और कोई खतरे की बात नहीं, हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। 13 मार्च को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुल्क में इमरजेंसी का निफाज किया। और यह ऐलान मुल्क भर में उस वक्त किया गया जबकि 41 हलाकतें सामने आ चुकी थी। 18 मार्च की सुबह तक अमेरिका में कोरोना मरीजों की जो तादाद थी वो 6,500 तक जा पहुंची थी। यानी 13 मार्च से 18 मार्च के बीच में 5 दिन में आप ये देखिए कि 6,500, जो इससे पहले 1,000 थी, 6,500 तक ये तादाद जा पहुंची। और हलाकतों की तादाद भी 110 हो गई जो कि 36 थी। 19 मार्च को अमेरिका में एक ही दिन के अंदर तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 10,000 को क्रॉस करती है और हलाकतों की तादाद 154 होती है। 8 दिनों के अंदर यह तादाद बढ़ जाती है। और जॉन हॉपकिंस की जो यूनिवर्सिटी है वो बताती है कि 27 मार्च को अमेरिका में कोरोना वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 1 लाख तक जा पहुंचती है। अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कोट किया है कि कोरोना वायरस की जो मरीजों की तादाद है वो बुध की सुबह तक
1,88,247 हो चुकी है। अमवात जो है वो 4,099 हो गई है। और सदर ट्रंप ने कल आज ये ऐलान किया है कि आइंदा 2 हफ्ते बहुत ही खतरनाक होंगे, तशवीशनाक होंगे। वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रही है कि पहली बार एक ही दिन में 800 के करीब हलाकतें हुई हैं, जिसमें सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 322 है। तो अगर ये पैटर्न देखा जाए तो एक महीने के अंदर चंद हिस्सों में होती है, डबल फिगर में आती है, फिर ये ट्रिपल में आती है, फिर ये बढ़ती चली जाती है और फिर सूरत हाल जो है वो बहुत खराब हो जाती है। पाकिस्तान में पहला केस 26 फरवरी को सामने आया था याया जाफरी साहब का, जो कि ईरान से जाहिर आए थे और ये सेहतयाब हो गए। उसके बाद से 23 मार्च को सिंध में लॉकडाउन हुआ, 24 मार्च को पंजाब में लॉकडाउन हुआ, 25 मार्च को 1000 तादाद हुई और 1 अप्रैल यानी 25 मार्च से अब तक 2112। और हालत यह है कि टेस्टिंग भी पाकिस्तान में उस पैमाने पे नहीं जो कि अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उसके अंदर हो रही है। तो हमारे पास ना उतनी किट्स हैं, ना हमारे पास उस तरह वसाइल हैं कि हम इसको मैच कर सकें। खुदा करे कि ऐसी सूरत में वजीर आजम जो फरमा रहे हैं कि हमारे यहां हालात बेहतर होंगे, बहुत दुआ है, बहुत दुआ है, लेकिन दवा करने की जरूरत है। इस वक्त एक कौमी बयानिए की जरूरत है जिसको कि तरतीब देना है। अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर आज फिर जो है, कल मुराद अली शाह साहब ने फरमाया कि मुश्तरका मफादात की कौंसिल बुलाई जाए। आज फिर कौमी सलामती कौंसिल का कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। क्या कबाहत है कि तमाम जो रहनुमा हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लेके एक नैरेटिव बनाया जाए। हम इस पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब, जो कि बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है साबिक गवर्नर सिंध, PMLN सिंध का ताल्लुक है, जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं, क्या हमें घबराना चाहिए इस वक्त? सादा सवाल है, सिंपल और डायरेक्ट, क्या हमें घबराना चाहिए अभी भी या नहीं? बिल्कुल घबराना चाहिए, क्योंकि आप घबराएंगे नहीं तो आप स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे। और स्ट्रेटजी का हिस्से में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेनमेंट, कि जी आप इसको कैसे कंटेन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वजीर आजम ने जितनी दफा भी खिताब किया, आप उनके निकाल के देख लें, वो कंटेनमेंट का एंटी नैरेटिव लेके चलते हैं। वो ये जस्टिफाई करते हैं कि व्हाई कंटेनमेंट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान, के अगर कर्फ्यू लग जाएगा, लॉकडाउन से ये नुकसान हैं, सो ऑन। वो ठीक है, उनकी जो भी तमहीद है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी अपनी सोच क्या है, उनकी अपनी हुकूमत की सोच क्या है कि कंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। अब एक तरफ वजीर आजम साहब ने ये जरूर कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें उस तरह से नहीं कर रहा। अल्लाह करे कि ये ऐसे ही हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम क्या सही रीड भी कर रहे हैं, क्या टेस्टिंग हो रही है ये नहीं। आपने एक दिन का बताया था, अमेरिका में शायद 13 मार्च या पता नहीं 18 मार्च को एक दिन में 10,000 एकदम से ऐड हो गए। अब तो रोज 10,000 होते, 10,000 इसलिए ऐड होते कि टेस्ट होते हैं। अब कल को किसी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाया कि डिफेंस कराची में क्यों इतने आ रहे हैं केसेस। यहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तमाम गाइडलाइंस भी फॉलो करते हैं, इसलिए ज्यादा आ रहे हैं कि ये टेस्ट करवाते हैं, पढ़े लिखे हैं। तो जब आप टेस्ट ही नहीं करवाएंगे, जब टेस्ट ही नहीं होगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये फैल रहा है या नहीं फैल रहा। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं, इन सब ममालिक के मुकाबले में एक क्वेश्चन आया कि जर्मनी में नंबर तो बहुत बढ़ गई है, उसी तरह से 70-80 हजार, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता अभी, बट उसी रेंज में में भी ज्यादा हो गया, लेकिन डेथ कम है। और उसका जो एक मैंने CNN पर सुना एक एक्सपर्ट से कि उन्होंने उस वबा को सही टाइम पर पकड़ लिया था। तो इलाज शुरू अगर आप सही टाइम पर कर देंगे, बजाय कि उस वक्त के सबको वेंटिलेटर की जरूरत हो और आपके पास वो रिसोर्सेज ही ना हो, तो जाहिर सी बात है फिर अमवात भी उसी तरह से। अच्छा। हमें सबको पता है कि यूके का रिस्पांस बहुत खराब था, बहुत लेट था। हमें सबको पता है US का रिस्पांस बहुत खराब था, बहुत लेट था। तो इस वजह से अगर तो हमें अल्लाह करे ऐसा ही हो कि हमारे यहाँ ऐसा ना हो उस किस्म का पैटर्न, बट हमें तो तैयारी तो पूरी करनी चाहिए कि हमारा रिस्पांस फवाद, जैसे आपने सुना कि जुबैर साहब ये कह रहे हैं, फवाद साहब के चीजें जो हैं उसको सही तरीकों से भांपा नहीं गया, या हम अभी भी असेस नहीं कर पा रहे कि कितना नुकसान हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया कि हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन जब टेस्टिंग ही नहीं हो रही, और खास करके पंजाब के अंदर लॉकडाउन बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन देर से हुआ, अभी तक लोग वहां पे पूरी तरह से एहतियात नहीं कर रहे, हुकूमत भी
सही मानों में वहां पे इफेक्टिव नजर नहीं आती, तो कैसे ये मुमकिन होगा? क्यों नहीं घबराना चाहिए इस वक्त? देखिए, पहली बात तो यह है कि घबरा के तो फैसले नहीं होते, फैसले तो अकल से होते हैं और ठंडे मिजाज से होते हैं, और डर के फैसले नहीं होते हैं। फैसले जो हैं वो एक बाकाम होशो हवास होते हैं। तो जब आप घबरा गए, डर गए, तो ज़ाहिर आप फैसले नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में हमने जो कंटेनमेंट, पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही फार्मूला चल रहा है कि आप कंटेनमेंट करें, सप्रेशन करें, ताकि ये वबा जो है वो तेजी से ना फैले। इलाज तो इसका है नहीं। जुबैर साहब कह रहे हैं कि जल्दी पता चल जाए तो इलाज हो जाए, जल्दी पता चल जाए, लेट पता चल जाए, इलाज जो है वो इसका नहीं है। दूसरी जो आप ज्यादा जोर दे रही हैं, और वो पाकिस्तान में भी एक बहस है कि टेस्ट कम हो रहे हैं, ये एक पूरी एक बहस है। ये ऐसे नहीं है, एक हर टेस्टिंग है, यानी सब कुछ टेस्ट करना चाहिए, और एक सिलेक्टिव टेस्टिंग है। वो कहते हैं जो सिलेक्टिव टेस्टिंग है उसकी थ्योरी ये है कि देखिए, ये जो कोरोना वायरस है, इसमें 80% लोग वो हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होगी, 20% को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होगी, उसमें से 10% जो है उनको वेंटिलेटर की जरूरत होगी, और 1% जो है वो जो फ्यूशी, जो अमेरिका के इस वक्त टॉप एडवाइजर हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो कहते हैं कि 1% है जो बहुत सीरियस होंगे। लिहाजा इस थ्योरी ये है कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं है और आप टेस्ट करवा देते हैं, तो उससे हेल्थ सिस्टम के ऊपर बहुत स्ट्रेन आ जाएगा, और वो 20% जो है उनको नुकसान होगा। लिहाजा हर्ड टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि नहीं, आपको हर्ड टेस्टिंग करनी चाहिए ताकि आप उसको मॉनिटर कर सकें बीमारी को, वबा के फैलने को। तो ये दोनों थ्योरी हैं ऐसा। सो पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त तकरीबन 18-19 हज़ार के करीब जो है वो टेस्ट हुए हैं, और इस वक्त तक जो हमारी सिचुएशन है, अब वो देखिए अमेरिका के वसाइल क्या है, पाकिस्तान के वसाइल क्या है, यूरोप के वसाइल क्या है, पाकिस्तान के वसाइल क्या है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ अभी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल, अल्लाह का शुक्र है, नहीं हुई। और उसकी वजह सबसे बड़ी क्या है, जनवरी में ये वबा फैली पूरे एयरपोर्ट्स के ऊपर। मैं उस वक्त एक दिन मुझे दुबई गया, एक दिन के लिए वापस आया, तमाम पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट था उसके ऊपर प्रोटोकॉल नाफिज थे, कोई आदमी बगैर टेम्परेचर टेस्ट के आगे नहीं जा सकता था, और फॉर्म आपको फिल करना पड़ता था। फरवरी में मैं गया कनाडा, अमेरिका, वहां पे उस वक्त भी एयरपोर्ट्स के ऊपर कुछ नहीं था, आप आराम से आ जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो हमने जो कंटेन किया, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ जो है वो हमारा हुआ सिलसिला, यहाँ पर ईरान से हुआ, फिर बाद में जो है वो और जगहों से हमारा हुआ। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि काफी हद तक हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो बेस्ट पॉसिबल है वो है। इसमें बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, अगर पोजीशन के तजावीज होंगी। हाँ। अभी तक तो कोई नहीं है, अभी तक तो वो ज्यादातर जो है वो कह ले फुर्तियां दिखा रहे हैं। हाँ। अभी तक कोई उन्होंने पेपर नहीं बनाया, अभी तक उन्होंने कोई सब्सटेंटिव अपना एक्शन प्लान नहीं बनाया। तो हमारे यहाँ भी एक्शन प्लान तो अभी तक नजर नहीं आता। जुबैर साहब, आपको लगता है कि हमारे यहाँ कोई एक्शन प्लान बन गया है? ठीक है, काम हो रहा है, मैं ये जरूर कहूंगी हर जगह पे काम हो रहा है जी, जनवरी से बन रहा है। हमारा पूरा स्ट्रैटेजी, पहले भी हमने सजेशंस तो दी थी, लेकिन पूरा स्ट्रैटेजी पेपर जो है अगले इंशाल्लाह 2 दिन में सामने आ जाएगा। अभी भी आपके प्रोग्राम में आने से पहले हमारे वीडियो कॉल चल रही थी, एक जो टीम बनाई है। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, देखें फवाद चौधरी जो मर्जी जिस तरह मर्जी डिफेंड करें, तबलीगी जमात की गैदरिंग जो है आज इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं, तकरीबन 2500 लोगों को घेरा हुआ है। वो कितने हजारों की तादाद में, अभी हम अप्रैल 1 है आज, और हम वो नहीं रोक सके थे। तो हमने ये तो अल्लाह पर छोड़ा है, वो और बात है, लेकिन हमने तो सब कुछ वो कोशिश की। और ये कह रहे हैं कि जनवरी के मिडल से था, और सोशल डिस्टेंसिंग इज द फर्स्ट स्टेप कह रहे हैं ना। ये फॉरगेट अबाउट, हम गंदी एग्जांपल्स, ट्रंप की एग्जांपल या फलाने की एग्जांपल नहीं फॉलो करना चाहते, हम अच्छी एग्जांपल्स फॉलो करना चाहते हैं। तो पीएसएल जो हो रहा था, 60 हजार क्राउड आ रहा था 14 मार्च तक, 14 मार्च के बाद रोका गया है। सो ये कह रहे हैं कि जनवरी के मिडिल में हमें पता चल गया था। उसका बुनियादी स्टार्टिंग पॉइंट इज सोशल डिस्टेंसिंग। सो वही हम करने के लिए तैयार नहीं थे ना, और दवाई तो वो कह रहे हैं कि नहीं है मौजूद। जो मैं टेस्टिंग की बात कर रहा हूं, अभी खुद इन्होंने कहा शायद 17-18 हजार का टेस्ट हुए। जी 17-18 हजार का टेस्ट हुआ है इन अ पॉपुलेशन ऑफ 21 करोड़। मैं ये नहीं कह रहा, अल्लाह करे वो बाकी 21 करोड़ बिल्कुल सही हो, सही सलामत हो, लेकिन हम उस पर
अपना सारा फोकस या उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको जुबैर साहब आपकी इसी बात का जवाब फवाद साहब से ले लेती हूँ। फवाद साहब, ये बात दुरुस्त है, ठीक है, मैं बिल्कुल उन लोगों की को कंडेम करना चाहती हूँ जो तबलीगी जमात को निशाना बना रहे हैं या ज़ायरीन को निशाना सिर्फ बना रहे हैं। मसला हमारी हुकूमतों और गवर्नेंस का है, जिन्होंने करंटीना के अंदर सही नहीं रखा तफ्तान के ऊपर, जिन्होंने तबलीगी जमात को नहीं रोका। इसमें ना तबलीगी जमात का कसूर ना ज़ायरीन का कसूर जो ईरान से आए थे। तो मुझे ये बताइए कि ये तो हुकूमत के कंट्रोल में था ना, क्यों नहीं रोका गया उनको कि आप ये इतना बड़ा इज्तिमा ना करें? इतनी ताखीर उसमें क्यों हुई है? देखिए, ये जो कोरोना है ये वुहान से निकला है, यूरोप गया, अमेरिका गया, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, कहीं पर कोई इसका मसलक नहीं हुआ। पाकिस्तान पहुंचते ही इसको हमने शिया कोरोना, वहाबी कोरोना, तबलीगी कोरोना, ज़ायरीन कोरोना, बड़ी बदकिस्मती है ये, बिल्कुल। जहां पे हजूम होगा वहां पे आपका प्रॉब्लम है। अब हजूम जो है वो जिस तरह से PSL के मैचों में होगा, आप पार्टी कराएंगे, आप शादियां करेंगे, आप कहीं पे इज्तिमा करेंगे, वो जिस किस्म का मर्जी इज्तिमा होगा वहां पे जो है वो वायरस जो है वो फैलेगा। वायरस का कोई मजहब, मसलक, शरीयत तो नहीं है, उसमें तो फैलना है। और तो अजीब गरीब मैं देखता हूँ कि स्टूपिड लोग हैं, लगे हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ बेवकूफों की तरह। लेकिन होता ही है, जब आप रिलीजन की इतनी ज्यादा डोज सोसाइटी को देंगे इतने सालों में, तो फिर यही नतीजे निकलते हैं। तो बहरहाल वो तो हमारा एक मसला है। जो दूसरी बात कह रहे हैं ना जुबैर साहब, ये वो एक चीज थी जिसके ऊपर आपको पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए था। और अनफॉर्चुनेटली जुबैर साहब का तो मुझे और आपको पता है, उनके व्यूज क्या है, मेरे व्यूज का उनको पता है, लेकिन हमारी पार्टीज के अंदर भी कंसेंसस नहीं है। हमारी पार्टीज में भी माशाल्लाह जो है वो बड़े बड़े लोग जो है वो बैठे हुए हैं। आप देख लें, ये असेंबली ऐसी है जिसमें सऊदी अरब ने अंडर एज मैरिजेस पे पाबंदी लगा दी है, हमारी असेंबली नहीं लगा सकी। और उसमें नून लीग के लोगों ने भी उसके हक में तकरीरें की, PTI के लोगों ने भी तकरीरें की, इवन पीपल्स पार्टी के 2 MPs ने, MNAs ने जो है वो उसके हक में तकरीरें कर दी। तो ये तो हमारी सोसाइटी है। सो हमें अपनी सोसाइटी को हमने उसको बड़ा अरसा जो है किया। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी आप देखें, वो रोयते हलाल के सरबराह है मुनीपुर रहमान साहब, वो सरकारी वो कमेटी है उसके सरबराह, वो रोज हुकूमत का जो ये है कि आप जो इस्तेमाल ना करें, लेकिन वो उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन हुकूमत में, हमारे रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री में और हमारी कैबिनेट में, उनमें हमें है ही नहीं कि हम उनको हटा सकें। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम है और इसके ऊपर कंसेंसस चाहिए था। मैं जुबैर साहब को यकीन दिलाता हूँ, जाके आप अपनी पार्टी में बात करने, इसके ऊपर उन्हें कंसेंसस नहीं मिलेगा। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, हम उसमें जिंदा हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, लेकिन बहुत ही ये अच्छी बात कही है दोनों तरफ से कि एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है, एक कौमी बयानिए की भी जरूरत है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो वो कौन बनाएगा, वो कैसे बनाएगा, और उसमें हुकूमत को कितनी लीड लेनी चाहिए? एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर जरूर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नेशनल प्लान की बात हो रही थी कि वो कितना उसके ऊपर कंसेंसस ज़रूरी है और क्यों नहीं हो पा रहा। ये जुबैर साहब, ये बगैर किसी लड़ाई और झगड़े के, क्योंकि ये वक्त नहीं है कि इस पे हम कहें कि हाँ तनकीद बराए तनकीद, लेकिन इस वक्त अगर आप कह रहे 2-3 दिनों के अंदर आपका नेशनल एक्शन प्लान या जो आपका प्लान है वो सामने आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन सबको बुलाया, बात नहीं सुनी व्हाटएवर जो भी था, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये एक नैरेटिव की कौमी बयानिए के लिए कितनी अर्जेंसी की और कितनी जल्दी अर्जेंसी करने की जरूरत है? देखिए, एक आसमा हम मैनेजमेंट का फुकदान तो बिल्कुल क्लियरली नजर आता है, चाहे वो कोरोना हो कोई और हो। एक मीटिंग बुलाना और तमाम ऑपोजिशन जमातों को उसमें ऑन बोर्ड लेना, ये क्या इतनी मुश्किल चीज है कि हर दफा आप हर चीज करें और उसकी फेलियर की जस्टिफिकेशन तो आ जाती है। उस दिन तमाम मिनिस्टर्स शाम को बैठ के कि जी वो वजीर आजम को ये नहीं पता था कि बिलावल भी आएंगे और शहबाज शरीफ भी आएंगे, ये नहीं आएंगे। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की थी कि उनको इंश्योर करना था कि ये क्वालिटी मीटिंग हो। और उसके बाद, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक हुआ और 24 दिसंबर को तमाम मोर्टेलिटीज उस दौरान फाइनलाइज भी हो गई थी। और आपको याद है कि 16 दिसंबर की रात को PTI ने अपना धरना खत्म किया था। 24 दिसंबर को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सुबह 9 बजे, मिलिट्री लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठी, रात को 10 बजे
20 निकाती नेशनल एक्शन प्लान एग्री हो गया था एंड साइंड ऑफ, एंड द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उस वक्त उन्होंने एड्रेस भी कर दिया कौम को। अब अगर उसमें कोई फेलियर होता कि जी वो इसलिए नहीं आया और ये इसलिए नहीं आया, तो वो हुकूमत वक्त का फेलियर होता। ऑफ कोर्स ऑपोजिशन को सपोर्ट करना चाहिए हर चीज। मैं एक हफ्ते पहले हुआ था, ये वेडनेसडे को हुआ था ये मीटिंग जिसमें प्राइम मिनिस्टर चले गए थे, तो मैंने उस दिन भी रात को कहा था अब दोबारा बुला लें, एक सही तरीके से बुला लें, इसमें क्या कबात है। तो मैंने एक एग्जांपल बिल्कुल ये कभी इसमें तो कोई ताखीर किसी भी वक्त एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूं जी, सिंध के हवाले से। सिंध में जिस दिन लॉकडाउन का फैसला हुआ है तो आज से 10-12 दिन पहले, तो उस दिन सुबह को 10 बजे इतवार का दिन था, चीफ मिनिस्टर ने फोन एटलीस्ट मुझे तो खुद किया, बाकियों को भी किया होगा, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें पीटीआई भी शामिल थी 2 बजे सारे मीटिंग में मौजूद थे। 1-1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन हुई, सबने साइन ऑफ किया और वो एक्शन प्लान बन गया। तो कितना मुश्किल होता है फवाद साहब, क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि देखिए एक कंसेंसस तो प्राइम मिनिस्टर को बनाना है, लीडर तो वो है, मुंतखब वजीर आजम तो वो है, इस वक्त उनको लीड लेनी पड़ेगी। अभी भी कोई ज्यादा देरी नहीं है इसके अंदर कि वो सबको इकट्ठा करे। और सबसे बड़ी बात, एक आईनी इदारा है जो कि मुश्तरका मफादात की काउंसिल है। आप जितनी मर्जी कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाएं, उसकी आईनी हैसियत नहीं है, मगर मुश्तरका मफादात की आईनी हैसियत है। उसको बुलाने में क्या कबाहत है इस वक्त? नहीं, वो तो देखिए ना, उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल बना दी है, वो ज्यादा एक्चुअली उसमें फौज की भी रिप्रेजेंटेशन है, उसमें एनडीएमए की भी रिप्रेजेंटेशन है। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट तो जो होगी वो एक जो सूबों के आपस के मामलात है उनके लिए है। ये तो उन्होंने जो कमेटी बनाई है एक्चुअली ये ज्यादा बड़ी और इसमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। तो वो तो एनसीसी रोज मिल रही है, आज भी मिली है, उन्होंने अपने फैसले किए हैं और सारे सूबे भी वहाँ मौजूद होते हैं, सारी रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पे मौजूद होती है। तो वो तो इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक पॉलिटिकल कंसेंसस की बात है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि पॉलिटिकल कंसेंसस तो एक ही बात के ऊपर चाहिए, और वो ये चाहिए कि जो मजहबी इज्तिमात है इनके ऊपर क्या पॉलिसी है। इनमें कोई सियासी जमात जो है बशमूल हमारे अपने, किसी के अंदर कोई कंसेंसस नहीं है। तो जब अंदर ही कंसेंसस नहीं है तो ये बाहर इन्होंने कंसेंसस क्या करना है? लिहाजा इसके अलावा अपोजिशन क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, क्या वो उसमें जो तीर मार सकते हैं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जो पॉलिटिकल कंसेंसस की बात है वो इज्तिमात के ऊपर, वो तो पार्टीज के अंदर ही कंसेंसस नहीं है, वो उसके ऊपर कोई है और नहीं। टाइगर फोर्स के बारे में बताइए, उस पर भी बहुत एतराजात आ रहे हैं टाइगर फोर्स के हवाले से। उसके ऊपर एतराज देखे ना जी, वो तो नून लीग की मासूम सी ख्वाहिश है कि आप बलदियाती इदारे बना के तो उनके लोगों को जो है वो आप काम को लगा दें, सरकारी वसाइल के ऊपर बैठ जाए दोबारा। अपने दौर में याद नहीं आया ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो सबसे बड़ी ज्यादती की वो तो की कि आर्टिकल 140A जो आइन का है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर आज आर्टिकल 140A पूरी तरह इम्प्लीमेंट होता तो आपको इस तरह के बेशुमार काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो आराम से लोकल गवर्नमेंट्स के जरिए होने थे। अब लोकल गवर्नमेंट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मौजूद है, पॉलिटिकल सेटअप मौजूद नहीं है। लिहाजा जो पीटीआई है वो अपना क्या करेगी? अगर हमने मोबिलाइज करना है लोकल सतह के ऊपर, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करनी है और शामिल करना है लोगों को, तो हम क्या करेंगे? जाहिर है कि हम अपने नहीं, मगर सरकारी मशीनरी तो मौजूद है ना। देखें, फौज मौजूद है, पुलिस मौजूद है, कमिश्नर के दफ्तर के लोग मौजूद हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते? टाइगर फोर्स तो एक बिल्कुल ही रियासत के अंदर रियासत वाली, और उसके बहुत सारे मजबूरात के ऊपर बात हो रही है। नहीं, वो तो देखिए ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है मौजूद है, पॉलिटिकल मशीनरी मौजूद नहीं है। पॉलिटिकल मशीनरी के लिए आपको वहां पे लोकल सतह के ऊपर जो हमारे एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, बाकी लोग हैं, उन्होंने उनको मोबिलाइज करना है। और इसमें कोई कैश ट्रांजैक्शंस नहीं है, जो कैश का ट्रांजैक्शंस हैं वो तो ज़ाहिर पूरा सेपरेट उन्होंने किया हुआ है। वो तो डॉक्टर सानिया लिस्टर उसकी इंचार्ज हैं, वो खुद भी बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, उनका जो है वो पीटीआई से भी कोई ताल्लुक नहीं है अपना। तो आप कह रहे हैं कि इसमें चूंकि कैश इन्वॉल्व नहीं, पैसे इन्वॉल्व नहीं, तो लोगों की तकसीम तो इसमें जुबैर साहब क्या बुराई है? अगर वो कह रहे हैं कि ठीक है, मान लें तहरीके इंसाफ के कारकुन है, तो इसमें क्या बुराई है अगर वो लोगों की मदद कर दे? बुराई, एक्सट्रीम बुराई है इसमें, मेरा ख्याल है। जुबैर साहब सुनिएगा, फवाद साहब की बात कंप्लीट। मिसाल के तौर के ऊपर देखें, उनका एक इम्पोर्टेंट काम यह है कि हम ये समझते हैं 4000 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स है। अब जब अगर राशन वहां पे देना है और वो राशन के लिए लोग यूटिलिटी स्टोर्स पे आ जाएंगे तो वो मेला लग जाएगा, आपके लॉकडाउन का फायदा ही कोई नहीं। तो बजाय इसके हम चाहते हैं कि वो जो लोग हैं
जो रजिस्टर्ड होंगे वो आए, वो राशन उठाएं, अपने अपने इलाकों का लोगों को घरों में पहुंचा दें। ठीक, ठीक, तो खाना आपने फवाद साहब की बात सुनी है, वो कह रहे हैं कि ये मुश्किल जी ऑर्गेनाइज हो गई जी। यार प्लीज यार, आप एक हुकूमत है, फेडरल हुकूमत है, प्रोविंशियल हुकूमतें हैं, आपके पास 5 बंदे ऐसे नहीं है जो पॉलिसी पेपर बना के शेयर कर लें कि ये प्रोसेस होगा, इसमें ये चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ये कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। आप कह रहे हैं कि वो माल उठाएंगे और यूटिलिटी स्टोर्स में फॉर एग्जांपल एक आपने बताया और ना पहुंचाएं तो क्या कंट्रोल है, क्या मैकेनिज्म है? मैं मोहम्मद जुबैर आज के दिन आपसे पूछ रहा हूं कि सुन लें फवाद चौधरी, मुझे आप क्यों नहीं एक डॉक्यूमेंट बना के पूरी कौम के सामने रख सकते हैं कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ये कंट्रोल्स हैं जी? हो जाएगा। एहसास ने, डॉक्टर सानिया निश्तर ने पूरा पेपर होमवर्क बनाया हुआ है, वो अगर अभी आज आउट नहीं हुआ तो वो कल आउट हो जाएगा। नहीं, एहसास का नहीं, ये टाइगर फोर्स की बात कर रहे हैं। अभी हम टाइगर फोर्स की बात कर रहे हैं। टाइगर फोर्स का अभी तक हमने ये एक लफ्ज नहीं देखा एक्सेप्ट वजीर आजम साहब से कि जी टाइगर फोर्स बनेगी। और आप ये जब कहते हैं कैश नहीं होगा, जब सामान है वो भी कैश ही की तरह, यूटिलिटी स्टोर्स में कितना घपला होता है कि जी पहुंचा है माल या नहीं पहुंचा, या वो बाजारों में उन्होंने निकाल दिया। सो कैश में कन्वर्ट होना, हम बात कर रहे हैं फवाद चौधरी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस की, नॉट जस्ट वन डे, नॉट जस्ट वन वीक, मे बी स्प्रेड ओवर सेवरल मंथ्स। तो क्या उस पर कंसेंसस नहीं होना चाहिए, कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? क्या जब इल्जामात लगने शुरू होंगे और ये कहा जाएगा कि जी वो माल कहां गया, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, फिर फेडरल हुकूमत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? किससे पूछा जाएगा? फवाद साहब इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आजाद कश्मीर को लिया है, गिलगित बल्तिस्तान को ऑन बोर्ड लिया है, सिंध को ऑन बोर्ड लिया है, किस तरह से आप जी फवाद साहब, बड़े पर्टिनेंट सवालात हैं और इसको पूरी तरह उसका अहाता किया गया है। देखिए ना, सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी ये आएंगे लोग आएंगे टाइगर में, उनको बाकायदा रजिस्टर किया गया है, उनको एक बार कोड इशू होगा। सो जो भी सामान उठाएगा या लिखा जाएगा, उसका लिखा जाएगा कि फलाने शख्स के लिए ये सामान जो है फॉर एग्जांपल उन्होंने उठाया है, वो लेके गए हैं। और उसके बाद जीपीआरएस जो पूरी जो मॉनिटरिंग हो रही है, जब उसको डिलीवर हो जाएगा वो कंफर्म करेगा कि मुझे सामान जो है वो डिलीवर हो गया। जहां तक कैश का ताल्लुक है, वो तो जा ही बायोमेट्रिक पे रहा और तमाम आईडी का स्कैन होंगे बायोमेट्रिक के ऊपर। किसी कंपनी, छोटी सी कंपनी से भी पूछ लें, एक जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कि उसका कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे होता है। आपने कहा, आपने तो इतने आसानी से बोल दिया और आपका काम भी नहीं है। ठीक, ये तो उनका काम है जो इस फील्ड से अंडरस्टैंड करते हैं कि कितनी बड़ी इन्वेंट्री होगी पूरे पाकिस्तान में, ठीक बात है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अच्छा जुबैर साहब, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। हाँ नहीं, आपका जो आप जो बात कर रहे हैं, जो फवाद साहब बात कर रहे हैं, अब इस पे कितनी जरूरत है कि एक मुश्तरका जो कमेटी है वो बैठ जाए। अपोजिशन, क्या हर्ज है फवाद साहब कि अगर आप बुला लें लीडर ऑफ द अपोजिशन को, बिलावल साहब को और सबको, प्राइम मिनिस्टर बुला लें, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लें, उनसे ये सारी चीजें बैठ के वो पॉइंट्स लिख लें और एक नेशनल प्लान बना दें। आसमा हो ही नहीं सकता, अभी चैलेंज नहीं हो सकता। बुलाया, दोबारा भी बुला के स्पीकर साहब ने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है। साहब को छोड़ देना यार, एक दिन का काम है फवाद चौधरी। आपको भी पता है, अभी आप फोन करना शुरू करेंगे, कल सब पहुंच जाएंगे। अभी मैं आपको कह रहा हूं, आप 24 घंटे का नोटिस दें, सब पहुंच जाएंगे। और अब तो वजीर आजम के लिए आसान है, उनको हाथ भी नहीं मिलाना पड़ता, वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है। पार्लियामान के कस्टोडियन स्पीकर साहब हैं, वो स्पीकर साहब ने ये जिम्मेदारी दी हुई है, वो कर रहे हैं सबके साथ। आपके जो एतराजात हैं आप उनको पहुंचा दें। बाकी अगर वैसे खान साहब के साथ गपशप लगानी है, चाय पीनी है उनके साथ, तो वो गप तो नहीं लगा सकते। वो सुन लें, एक आसमा ऑन अ सीरियस नोट, जब पाकिस्तान और इंडिया का फरवरी 2019 में जब वो इशू हुआ था, जिसमें हमने जबरदस्त हमारे फौज ने, एयरफोर्स ने कारनामा किया था, वो उनका जहाज भी गिरा दिया था, तो पार्लियामेंट की लीडरशिप को ब्रीफिंग होनी थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आना था। फरवरी 2019 की बात है और आर्मी चीफ भी वहां मौजूद थे और आईएसपीआर चीफ की भी ब्रीफिंग थी और फॉरेन मिनिस्टर और असद उमर और इनके भी लोग थे, बिलावल और सारे। नहीं आए प्राइम मिनिस्टर, आ ही नहीं सकते। मैं अभी टीवी पर 50,000 दफा कह चुका हूं और मैं चैलेंज कर, वो आ ही नहीं सकते।
हालांकि उनके लिए हो सकता है आ जाए, नहीं चले वीडियो पर ब्रीफिंग होनी है। चले वो कह रहे हैं स्पीकर साहब, जुबैर साहब वो कह रहे हैं स्पीकर साहब इसको इस मामले को देख रहे हैं। आज शहबाज साहब ने खत भी लिखा है, देख रहे हैं मतलब महीना हो चुका है, अभी देखना नहीं बंद हो रहा। चीफ मिनिस्टर से एग्जांपल दिया, मैं ब्रेक ले लूं, नोटिस पर उन्होंने सबको बुला लिया था। ऐसे बातें ना करें, नेशनल प्लान दे आप। हाँ नेशनल प्लान दे, बिल्कुल। अच्छा एक छोटी सी, आप मुझे ये बताएं यार, आपको 1 महीना लगता है एक मीटिंग बुलाने में, ये हुकूमत है क्या है? अच्छा मैं 2 मीटिंग्स कर चुके हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर को मिलना है तो मुझे बताइए। मैं अच्छा फवाद, मैं जुबैर साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरूर इस पे बात करेंगे। कुछ हमने जो इकदामात वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रही है, कुछ किट्स की इत्तलात दी जा रही हैं, कुछ और से उस पर भी ज़रूर पूछेंगे। और सलमान सूफी फाउंडेशन का जो काम वो कर रहे हैं उसके ऊपर भी 1 मिनट का हम आपको उनसे भी बात चलाएंगे कि वो जिस तरह से सुनवाएंगे कि वो काम कर रहे हैं, ताकि बाकी लोग भी इनकरेज हों, उनका भी साथ दें और बाकी जो दीगर लोग काम करना चाहते हैं उनका भी साथ हो। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में किया क्या जा सकता है, एक तो ज़ाहिर है कि मुतालबा ये सामने आ रहा है अपोजिशन का कि प्राइम मिनिस्टर बुलाएं या कॉन्फ्रेंस कॉल करें या जिस तरह से भी है, इस एक नेशनल प्लान जो है बनना चाहिए। फवाद, मैं जानना चाह रही हूँ कि आपकी वजारत की तरफ से भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या कुछ आपने किया है, क्या क्या कुछ ऑन पेपर है जो कि आप बताना चाहें? देखिए, कल एक तो सबसे पहले तो खैर हमें पता चला कि सैनिटाइजर मुल्क में कम हो गया है, तो हमने सैनिटाइजर अपना बनाया। और अब हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो मुख्तलिफ बैंक की ATMs वगैरह हैं, उनमें हम सारा सैनिटाइजर दे रहे हैं। NDMAs जो प्रोविंशियल NDMAs हैं, उनको भी हम जो है वो अब सैनिटाइजर्स दे रहे हैं। उसके बाद जो 2 इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव से हमारे, एक तो जिस तरह से अभी आप लोगों ने पूरी बहस की कि किट्स नहीं है हमारे पास, टेस्टिंग किट्स नहीं है। अब ये इस वक्त टेस्टिंग किट ज़ाहिर 7-8 हज़ार रुपए की पड़ रही है। सो हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हम अपनी इंडिजिनस पाकिस्तान के अंदर किट्स बना सकें। वो किट हमने तैयार की, नस्ट ने वो किट्स जो है वो तैयार कर ली हैं। हम अपने टेस्ट उसके सारे मुकम्मल कर चुके हैं, उसकी एक्यूरेसी जो है वो बिल्कुल 99% है। उसके बाद अब ड्रैप को चला गया है। कल सुबह 11:30 बजे डॉक्टर जफर साहब ने जो ड्रैप की मीटिंग रखी है और उसमें उनकी जो ड्रैप की टेस्टिंग है वो होगी। वो ड्रैप की टेस्टिंग के बाद इंशाल्लाह हम मुझे लगता है कि ये हो जाएगा विदिन अ वीक, तो 20 से 25 दिनों में हम इंशाल्लाह 1 लाख प्लस जो किट्स हैं वो हम बना के तो हुकूमत के हवाले कर देंगे, ताकि ये जो टेस्ट का मसला है ये हल हो सके। दूसरा, वेंटिलेटर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। कहा जा रहा है कि सरकार के पास 2200-2400 वेंटिलेटर्स थे, उनमें से भी 1600-1700 काम कर रहे हैं, बाकी काम नहीं कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को हमने ये जिम्मे लगाया, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। 48 हमें मुख्तलिफ लोगों से जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से लोगों से डिजाइन उसके मौसूल हुए, वो हमने उनमें से 2 डिजाइन जो है वो अप्रूव किए हैं। वो भी अप्रूव करके कल ड्रैप उसकी मीटिंग कर रहा है, परसों से उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह वो भी जब बन जाएंगे तो हमारी जो वेंटिलेटर प्राइस है इस वक्त 4-5 मिलियन की है, वो इंशाल्लाह हम 2-2.5 लाख रुपए में वो वेंटिलेटर की कॉस्ट आ जाएगी। तो हम इंडिजिनस, हम अपने पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के काबिल हो जाएंगे, अपने वेंटिलेटर बनाने के और अपनी किट्स बनाने के। जबरदस्त। अच्छा देखिए जुबैर साहब, काम तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। तो आपका जो एक्शन प्लान है उसके फीचर्स क्या हैं, ताकि वो अवाम भी सुन ले, हुकूमत भी सुने और फिर उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन। सर 4 पॉइंट एजेंडा है। एक तो मैंने जिस तरह कहा था कि कंटेनमेंट के हवाले से हमारी जो सजेशन है, दूसरा ये है कि मेडिकल एडवाइस के हवाले से, कि मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस के हवाले से, कि किस तरह से इसकी इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी पर जो उसके असरात होंगे वो तो मेडिकल से भी देर तक लास्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, कि क्या कुछ हुकूमत को करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए ताकि उसको मैनेज कर सकें। सो ये बेसिकली ओवरऑल है। और जहां तक आपने अभी जिक्र किया था कि काम हो रहा है, फवाद चौधरी के हवाले से तो मैंने हमेशा कहा है
ये तो आज की बात नहीं, कोरोना से पहले भी मैंने कहा। हाँ। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री जब इनको मिली थी तो ऐसे ही कहा जाता था कि खुडे लाइन लगा दिया। बट अगर इंसान काम करने के लिए तैयार हो, जैसे फवाद चौधरी ने किया, तो उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को इतना अट्रैक्टिव बना दिया कि अगली हुकूमत आएगी तो मेरा ख्याल है सब हाथ खड़ा करेंगे कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जबरदस्त। देखिए तो ये तो बात काम करने की उस पर होता है। तो आई थिंक फुल मार्क्स टू फवाद चौधरी। जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच फवाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को और काम करने की तौफीक दे। जुबैर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सलमान सूफी फाउंडेशन, और ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, हम आने वाले दिनों में तमाम फाउंडेशंस जो कि काम कर रही हैं उनके लिए 1-2 मिनट डेडिकेट करेंगे ताकि उनको हौसला अफजाई भी उनकी हो और वो लोगों के काम भी आ सकें। आज उनसे हमने बात की, सलमान सूफी साहब ने से, और उन्होंने बताया कि तकरीबन 19,000 फैमिलीज जो हैं उनको अब तक मदद हो चुकी है सलमान सूफी फाउंडेशन की तरफ से। 1500 डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं जो कि लाहौर में है, सिर्फ उनको फ्री में खाना बर्गर्स की सूरत में जो है वो दिया जा रहा है। और ये ऑफर खुली उन्होंने रखी है अपने तमाम सुनने वालों के लिए कि अगर, और उनकी हेल्पलाइन भी है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो आप उसके ऊपर जो है वो रब्ता करें, आपको राशन जो है वो सस्ते निर्खों भी मिलेगा और जो ज़रूरतमंद है उनको वैसे भी मिलेगा। तो सलमान सूफी साहब ने क्या बताया है, ज़रा सुन लीजिए। सलमान सूफी फाउंडेशन ने स्टेप अप के नाम से जो प्रोजेक्ट का जिसका आगाज़ किया है उसका 2 एलिमेंट्स हैं कि एक जो जब भी जिस तरह कोरोना की वजह से जो इशू आया हुआ है हमारे मुल्क में और आइसोलेशन है और लोगों को लॉकडाउन में रखने की तनकीन की गई है ताकि ये वायरस ना फैले, तो उससे होर्डिंग होती है जिससे लोग जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। तो एक हम डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ़राहम कर रहे हैं लोगों को कि जो उनको सस्ते दामों में फैक्ट्रियों से हमने डायरेक्ट डिस्काउंट लेके फ़राहम की हैं। और सेकेंड, हम राशन प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को कि जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। एक व्हाट्सएप कॉल के ऊपर जो है वो फराहम करते हैं और हम उनको एक लोकेशन बताते हैं जहां से वो आके ले सकते हैं ये प्रोडक्ट्स। उसके अलावा जो बर्गर्स हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्टर्स और पुलिस वालों को कि जो कि इस वक्त फोर फ्रंट पे हैं वॉर अगेंस्ट कोरोना में। इसलिए हम उनको हॉस्पिटल्स में और उनके चेक पॉइंट्स के ऊपर जाके फ्री बर्गर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको भूख उनकी जो है वो कवर रहे और उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर और कराची में सक्सेसफुली जारी है और हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम इसको पूरे पाकिस्तान में लेंगे। ये काम आप भी कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की ममलिकत को, लोगों को, बसने वालों को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। आप जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने पड़ोसी को कह सकता है, हमसाये का ख्याल रख सकता है, अपने गली के अंदर आप देख सकते हैं जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद हो सकती है। और पिछले हफ्ते हमने उलमाए कराम के साथ एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने ये फरमाया था कि आप इस वक्त भी ज़कात दे सकते हैं, 1 महीना पहले, किसी वक्त भी, जो कि आपने रमज़ान में आगे जाके देनी है वो इस वक्त भी आप दे सकते हैं। तो आगे बढ़िए, ये वक्त है इंसानियत की खिदमत का और इसी में पता चलेगा कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना अच्छा मुसलमान है, अच्छा इंसान है। तो मेरा ख्याल है कि सबको इंसानियत का सोचना है। ये ऐसी वबा है जिसने कि तरक्की याफ्ता मुल्कों को भी लपेट में लिया है। जिनके पास इतनी बेहतरीन हस्पताल थे वो भी इस वक्त मुश्किल में है, जिनके पास इतने अच्छे अरेंजमेंट्स थे वो भी मुश्किल में है। और हमारा मुल्क तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास सहूलतें नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो कि हमें मुमताज़ करती है पूरी दुनिया के अंदर, और वो ये है कि हम मुश्किल के वक्त में अपने भाई का, अपने गरीब भाई का, अपने ज़रूरतमंद भाई का हाथ थाम लेते हैं, हाथ छोड़ते नहीं हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द, अपने साथ वालों का, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों, अजीज़ों, सबका बहुत ख्याल रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।